सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। A to Z स्टफ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं शुरू कर रहा हूँ JAIIB पेपर 1 की वीडियोस। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला बटन दबा दीजिए, ताकि जितनी भी JAIIB की वीडियोस नेक्स्ट आएंगी उसका जो लिंक है डायरेक्टली आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ताकि और जितने लोग जो इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम मॉड्यूल ए, जो कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके अंडर कुछ टॉपिक जैसे RBI का रोल क्या है, कमर्शियल बैंकिंग क्या है, NBFC क्या है, PD क्या है, FI क्या है, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है, CRR क्या है, SLR क्या है, इक्विटी और डेट मार्केट जैसे टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक क्या है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, बैंक एक इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोगों के फंड अपने पास डिपॉजिट करते हैं, बदले में उन्हें थोड़ा इंटरेस्ट देते हैं और बैंक उसी फंड को आगे लेंड करते हैं लोगों को, जिससे वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं। और इसके अलावा बहुत तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज जो फी बेस्ड होती हैं वो बैंक प्रोवाइड करते हैं। तो अभी बैंक की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं और डिपेंड करता है कि वो किस तरह की नीड पूरी कर रहा है। तो बेसिकली जो कैटेगरीज हैं इंडिया में वो 5 तरह की हैं। पहली तो है सेंट्रल बैंक, जैसे RBI हो गया। उसके बाद आ जाता है कमर्शियल बैंक्स, थर्ड आता है फॉरेन बैंक्स, फोर्थ आता है कोऑपरेटिव बैंक्स, फिफ्थ आता है स्पेशलाइज्ड बैंक जैसे सिडबी, नबार्ड और एक्जिम होते हैं। इनके बारे में अब आगे हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक की, जो कि इंडिया में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुई थी वो 1934 में हुई थी और ये 1934 RBI एक्ट है। ये RBI को पावर देता है कि वो जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या NBFC हैं या बैंक हैं उनको रेगुलेट करेगा और डायरेक्शन देगा। दोस्तों, 1934 वर्ड याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते रहते हैं। इसमें ज़ीयर पूछा जाता है कि हाँ RBI कब बना था, वो किस एक्ट में बना था, या RBI जो नोट इशू करता है वो किस एक्ट के अंडर करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इन वर्ड्स को एक बार अंडरलाइन कर लेना। तो RBI एक स्टेट अवन इंस्टीट्यूशन है और जो गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई डायरेक्शन देनी है तो वो RBI के गवर्नर के साथ कंसल्ट करके ये डायरेक्शन दे सकती है। अभी जो RBI का सिस्टम है, इसकी हायरार्की है। इसमें सबसे ऊपर इसका गवर्नर आता है, उसके बाद 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जिन्हें यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। जो RBI का कंट्रोल है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्शन, जिसमें के गवर्नर होता है, डिप्टी गवर्नर होते हैं और 15 डायरेक्टर होते हैं जिन्हें यूनियन गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। तो ये हायरार्की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसको भी दोस्तों आपने याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि RBI के फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहला जो फंक्शन RBI का है वो है नोट इशू करना। तो जितनी तरह की करेंसी इंडिया में है वो सारी की सारी RBI ही इशू करता है, और ये जो पावर इसको दी गई है वो सेक्शन 22 ऑफ RBI एक्ट के अंडर दी गई है, जिसके तहत RBI नए नोट इशू करता है, पुराने नोट्स को विड्रा और एक्सचेंज करता है। तो ये आपने याद रखना है कि RBI को जो नोट इशू करने की पावर दी गई है वो एज पर सेक्शन 22 ऑफ RBI एक्ट दी गई है। दूसरा जो काम है वो है गवर्नमेंट बैंकर। RBI क्या है, गवर्नमेंट के लिए एज ए बैंक काम करता है।
जितने भी सर्विसेज होती हैं, डिपॉजिट, विड्रा, फंड ट्रांसफ़र, ये सारी सर्विसेज आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है। जितने भी डिपॉजिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आरबीआई के पास पड़े होते हैं वो इंटरेस्ट फ्री होते हैं, और इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए आरबीआई को कोई रेमोरेशन या कोई फीस नहीं मिलती। तीसरा फंक्शन जो आरबीआई का है वो है बैंक सुपरविज़न। ये एक ट्रेडिशनल फंक्शन था आरबीआई का, बट इसे अब आरबीआई से सेपरेटेड कर दिया गया है। एक बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविज़न बनाया गया है जो इस काम को कर रहा है, और इसका जो चेयरमैन होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है। इसके अलावा एक इसका फुल टाइम वाइस चेयरमैन और 6 मेंबर्स होते हैं। तो इस बोर्ड का काम क्या है? टू इशू लाइसेंस फॉर न्यू बैंक एंड न्यू ब्रांचेस फॉर द एग्जिस्टिंग बैंक्स। नए बैंकों को लाइसेंस देना और पुराने बैंकों को नई ब्रांचें खोलने की अनुमति देना, ये काम आरबीआई के इस फंक्शन के अंडर बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविज़न करता है। जो चौथा काम है आरबीआई का वो है डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो पूरे देश में फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप करना ये भी एक आरबीआई का ही काम है। इसके लिए आरबीआई ने बहुत तरह के स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट डेवलप किए हैं, जिसमें आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, ये सारे इंस्टीट्यूट डेवलप किए हैं। और इसके अलावा आरबीआई तरह तरह के कैंपेन जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो सारे कैंपेन चलाता रहता है ताकि जो पूरी इंडिया में एक फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप हो सके और हर नागरिक को फाइनेंशियल और बैंकिंग सर्विसेज मिल सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट काम आता है आरबीआई का वो है एक्सचेंज कंट्रोल। तो दोस्तों जो आरबीआई की ड्यूटी है कि वो जो रुपीज़ की एक्सटर्नल वैल्यू है उसको मेंटेन करे। एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने एक एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया है। ये रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, और इसके लिए जो पावर्स इसको मिलती हैं वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फैमा 1999 के अंडर मिलती हैं। तो इस ईयर को भी याद रखना कि आरबीआई को जो पावर्स मिलती हैं फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए वो कहाँ से मिलती हैं? वो फैमा एक्ट से मिलती हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको आगे शेयर कर दीजिए जितने भी आपके ग्रुप्स हैं बैंकिंग के दोस्तों के, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हर वीडियो को लास्ट में मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या एमसीक्यू दिया करूँगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट जो फंक्शन है आरबीआई का वो है मॉनेटरी कंट्रोल। तो मॉनेटरी कंट्रोल में आरबीआई क्या करता है कि मनी की सप्लाई को, उसके वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। वो इसलिए करता है कि जब किसी कंट्री में, या मान लो इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इन्फ्लेशन क्यों होती है? कि मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से लोग पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं और डिमांड बढ़ती है और इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो आरबीआई क्या करता है? मनी की सप्लाई को कम कर देता है। वो कैसे करता है कि जब आरबीआई ने मनी की सप्लाई कम करनी हो या ज़्यादा करनी हो तो जो मॉनेटरी कंट्रोल के टूल्स हैं जैसे सीआरआर है तो वो उसको चेंज कर देता है। तो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो क्या क्या टूल्स हैं आरबीआई के पास मनी सप्लाई को चेंज करने के लिए। टूल्स ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल। मॉनेटरी कंट्रोल का सबसे पहला टूल है वो है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। तो जो कैश रिजर्व रेशो है ये एक मैंडेटरी डिपॉजिट्स है जो बैंक्स को, जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हैं या अनशेड्यूल्ड बैंक है, उनको आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ये जो परसेंटेज है वो जितना भी टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट बैंक के पास जमा पड़ा है लोगों का, उसका ये परसेंटेज होता है।
और दोस्तों इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि आरबीआई नोटिफाई सीआरआर अंडर विच एक्ट। तो नोट कर लीजिए कि आरबीआई ने सीआरआर को नोटिफाई किया है अंडर सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट, सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट जो टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का वो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR। तो ये एक सप्लीमेंट्री लिक्विड रिजर्व है जो हर बैंक को अपने पास मेंटेन करना पड़ता है एडिशन टू CRR। तो इसमें क्या आता है, इसमें बेसिकली कैश आता है, करंट अकाउंट बैलेंस विद SBI एंड अदर PSB, अनएकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी मोस्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड गोल्ड। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। और जो परसेंटेज है जो डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का जितना भी बैंक के पास होगा उसका सर्टेन परसेंटेज ये रखना होता है SLR के रूप में बैंकों को। दोस्तों बताना चाहूँगा जो SLR को डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 24 एंड सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर किया गया है। नेक्स्ट टूल है बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या है? बैंक रेट हैज़ डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड रेट एट विच रिजर्व बैंक इज प्रिपेयर्ड टू बाय और रीडिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर। तो ये एक तरीका है जिसके जरिए आरबीआई लेंड करता है मनी दूसरे बैंक्स को। कैसे करता है वो? बिल ऑफ एक्सचेंज जहाँ और कमर्शियल पेपर को डिस्काउंट कर देता है। और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 49 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर। इसके अलावा जो और टूल हैं उसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है। इसमें आरबीआई करता है कि ओपन मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज़ सेल्स करता है जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती हैं। जब पैसे की सप्लाई कम करनी होती है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करता है? सेल करता है, जिसके ज़रिए क्या होता है? पैसा आरबीआई के पास आता है। और जब सप्लाई इंक्रीज़ करनी होती है वो ये करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय कर लेता है, जिसकी वजह से पैसा क्या है? इकोनॉमी में दोबारा से चला जाता है। इसके अलावा जो एक और टूल है वो है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसके अंडर आरबीआई सिर्फ उन सर्टन चीज़ों पे ही जो क्रेडिट देता है जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, और कुछ जो अनइम्पोर्टेंट काम हैं उन पे या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं या उन पे लोन देने पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। तो ये कुछ टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर जिसके थ्रू आरबीआई जो पैसे की सप्लाई है, फ्लो है, उसको मार्केट में कंट्रोल करता है। जो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बैंक है वो है कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो लोगों से पैसा डिपॉजिट लेते हैं और उसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन के रूप में दूसरे कस्टमर को ब्याज पे देते हैं। बेसिकली इंडिया में दो तरह के कमर्शियल बैंक्स हैं, एक पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिसमें मेजर शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। तो 50% जहाँ उससे ज़्यादा शेयर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगे। और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं इसमें या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर होता नहीं है, अगर होता है तो वो 50% से कम होता है। तो ये बेसिकल डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। नेक्स्ट कैटेगरी जो बैंक्स की है वो है फॉरेन बैंक। तो फॉरेन बैंक्स वो बैंक होते हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन और जिनका हेडक्वार्टर फॉरेन कंट्री में होता है बट उनकी ब्रांचें इंडिया में वर्क करती हैं। तो वो बैंक जिनका हेडक्वार्टर और रजिस्ट्रेशन किसी दूसरी कंट्री में हो बट उनकी ब्रांचेस इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं उनको हम बोलेंगे फॉरेन बैंक। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है कोऑपरेटिव बैंक। तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? ये एक तरह की सोसाइटीज़ होती हैं जो एंगेज होती हैं बैंकिंग बिजनेस में,
तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो आरबीआई से इनको लाइसेंस लेना पड़ता है और इनको 2 एक्ट रेगुलेट करते हैं। एक तो आरबीआई का एक्ट है, आरबीआई इसको रेगुलेट करेगा। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो स्टेट के एक्ट हैं वो भी इसको सुपरवाइज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFC। दोस्तों ये कंपनी जो होती हैं वो रजिस्टर होती हैं अंडर कंपनी एक्ट 1956 के, और इनका जो प्रिंसिपल बिजनेस होता है वो होता है लेंडिंग करना और इन्वेस्टमेंट करना इन वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज़, और इसके अलावा लीजिंग और हायर परचेज। तो ये कंपनी बेसिकली डिपॉजिट रिसीव करती हैं वेरियस स्कीम के अंडर, जिसमें लमसम या इंस्टॉलमेंट में पैसा लोग देते हैं और उसके बदले में उन लोगों को एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और लोग अपना पैसा यहाँ डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि मोस्टली इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों से बेटर होता है। पर इसके अंडर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होंगी इसमें वो इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे जिनका प्रिंसिपल बिजनेस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की एक्टिविटी के रिलेटेड होगा, या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होगा, या ट्रेडिंग एक्टिविटी, या सेल, परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग होगा, तो इसमें वो नहीं होगा। प्राइमरी डीलर्स कुछ फर्म्स होती हैं जो गवर्नमेंट से डायरेक्टली सिक्योरिटी बाय करती हैं और उन्हें आगे मार्केट में सेल करती हैं ताकि वो उससे कुछ प्रॉफिट कमा सके। तो ये प्राइमरी डीलर है, ये प्राइमरी मार्केट एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट दोनों में काम करते हैं। उसके बाद आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली डील करते हैं इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड डिपॉजिट में। जो जितने भी FIs हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देते हैं इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए, ताकि जो जितने भी इसके रिलेटेड बिजनेस हैं वो डेवलप कर सकें और इनको बदले में उनसे एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये एक एजेंसी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है और इसका बेसिक पर्पस क्या है, जितना भी इंश्योरेंस का बिजनेस है, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, उसको ये रेगुलेट करता है। और जितनी भी कंपनीज इस बिजनेस में आना चाहती हैं उसको सबसे पहले IRD से लाइसेंस लेना पड़ता है और इसके रिगार्डिंग जितने भी रेगुलेशन बनते हैं, जहाँ कोई नया प्रोडक्ट अप्रूव होना है, वो सारा IRDA करता है। IRDA को ये पावर दी गई है सेक्शन 114 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बैंक्स में इंश्योरेंस बिजनेस को कौन रेगुलेट करता है या किस सेक्शन के अंडर रेगुलेट होते हैं, तो इसका आंसर है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 114A इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो दोस्तों ये था बेसिकली आज का टॉपिक। अभी मैंने डिसाइड किया है कि हर टॉपिक के बाद मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया करूँगा ताकि आपको आइडिया मिल सके कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, और हो सकता है इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएं, तो इसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन, कुछ डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, RBI इज़ मैनेज्ड बाय ए बोर्ड विच कंसिस्ट फर्स्ट गवर्नर्स, सेकंड 4 डिप्टी गवर्नर, थर्ड ऑल नॉमिनेटेड बाय
सेंट्रल बैंक एंड आरबीआई, विच ऑफ दिस इज़ करेक्ट। तो ये हमारे पास ऑप्शन दे रखी हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है, इसकी ऑप्शन है डी। आरबीआई का बेसिकली एक गवर्नर होता है, 4 डेप्टी गवर्नर होते हैं, और इसको जो नॉमिनेट करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेकंड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आरबीआई डज नॉट मैच। तो ये कुछ कंपोनेंट्स दे रखे हैं, साथ में उनके नंबर्स दे रखे हैं। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों, जैसे ऑप्शन में दे रखा है गवर्नर एक, बिल्कुल एक गवर्नर होता है आरबीआई का। डिप्टी गवर्नर शेर लिखा हुआ है, जो कि 4 होते हैं, तो ये गलत है। तो सही आंसर है इसका, जो इसका गलत सही जवाब है वो है बी, क्योंकि जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वो 4 होते हैं और जो डायरेक्टर होते हैं वो 15 होते हैं। तो इस सवाल का सही आंसर बी है। जो थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनल्टीज द आरबीआई कैन इम्पोज एज ए बैंक इन केस इफ डिफॉल्ट इन मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड सीआरआर। अगर कोई बैंक सीआरआर मेंटेन नहीं करता है तो आरबीआई क्या पेनल्टी लगा सकता है। तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, और जो इसका आंसर है डी, क्योंकि अगर कोई बैंक सीआरआर मेंटेन नहीं करता है तो आरबीआई उस पर पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई उसको फाइन, जो उसका ऑफिसर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं जिनकी वजह से गलती हुई है, उनको फाइन कर सकता है। और अगर आरबीआई चाहे तो उनको डिपॉजिट लेने से भी रोक सकता है और उन पे बैन भी लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आरबीआई। नीचे कुछ फंक्शन दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा फंक्शन आरबीआई का फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन है, फर्स्ट मैनेजिंग द गवर्नमेंट डेट, सेकंड बैंकर टू गवर्नमेंट, थर्ड रेजिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, और फोर्थ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट ऑफ बैंक्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है रेजिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। दोस्तों, आरबीआई पब्लिक से डिपॉजिट रेज नहीं करता। इसके अलावा जितनी ऑप्शन दी गई हैं, जैसे मैनेजिंग गवर्नमेंट डेट, बैंकर टू गवर्नमेंट और लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट ऑफ बैंक, तो वो ये फंक्शन आरबीआई करता है, बट आरबीआई कभी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द फंक्शन ऑफ आरबीआई इन इंडिया। तो नीचे कुछ फंक्शन दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा फंक्शन आरबीआई नहीं करता। पहली ऑप्शन क्या है, रेगुलेट द मनी मार्केट। बिल्कुल मनी मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करता है। सेकंड ऑप्शन है सुपरविजन ऑफ एनबीएफसी, तो ये भी आरबीआई करता है। थर्ड है सुपरविजन ऑफ एफआईआई, तो एफआईआई की सुपरविजन आरबीआई नहीं करता। हाँ, मैनेजमेंट ऑफ पेमेंट सिस्टम आरबीआई करता है। जो एफआईआई की सुपरविजन है वो सेबी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज रिगार्ड कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई डज नॉट डैश। तो ऑप्शन है इशू लाइसेंस, परमिट फॉरेक्स बिजनेस, थर्ड अपॉइंट अप्रूव स्टैट्यूटरी ऑडिटर, फोर्थ कंडक्ट इंस्पेक्शन। तो इसका सही आंसर है अपॉइंट और अप्रूव स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। तो ये आरबीआई नहीं करता, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो खुद करती है, क्योंकि ये इसका जो एक अलग से अपने कानून होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, तो वे उसके हिसाब से काम करती है। तो जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं इन पे आरबीआई एज वेल एज जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, दोनों ही इसे सुपरवाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशनरी और डिफॉलेशनरी सिचुएशन इन इंडिया आरबीआई मेक यूज ऑफ विच वन इज एक्सक्लूडेड। तो हमें बताना है कि जो आरबीआई है वो
इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से टूल यूज़ करती है? तो वो टूल नीचे दिए गए हैं, उसमें कैश रिजर्व रेशो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है और लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी है। इसका जो आंसर है वो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसको छोड़ के बाकी सारे जितने ऊपर दिए गए हैं उन्हें आरबीआई यूज़ करता है एज ए टूल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी आरबीआई इन इंडिया इज परफॉर्मिंग टू डिस्टिंक्ट रोल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी मार्केट एंड डेट इंक्लूड। तो कुछ रोल दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही और गलत है। मॉनेटरी कंट्रोल एंड बैंकिंग सुपरविजन, इश्यू ऑफ करेंसी एंड मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर, हैंडलिंग ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस एंड मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी, बैंकिंग सुपरविजन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। दोस्तों ये सारे काम आरबीआई करता है, पर अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो इसमें लिखा गया है परफॉर्मिंग टू डिस्टिंक्ट रोल इन कॉन्टेक्स्ट टू मनी मार्केट। तो मनी मार्केट पे कंस्ट्रक्ट में क्या आता है? मनी कंट्रोल एंड बैंकिंग सुपरविजन। इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरटेकिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज एक्सेप्ट। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी एक्टिविटी आरबीआई नहीं करता है। करेंसी नोट इशूइंग अथॉरिटी, हाँ बिल्कुल आरबीआई करता है। बैंकर टू बैंक, तो बैंकर जितने भी बैंक्स हैं उनका बैंकर आरबीआई है, ये भी ऑप्शन सही है। फाइनेंशियल एडवाइज़र टू गवर्नमेंट, ये भी सही है, जितने भी गवर्नमेंट के काम होते हैं उसमें फाइनेंशियल एडवाइस आरबीआई देता है। लास्ट है ऑप्शन कंट्रोलर ऑफ कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल मार्केट को आरबीआई कंट्रोल नहीं करता, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंसी नोट इशू इज वन अमंग द सेवरल फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई। तो नीचे जो क्वेश्चन है उसकी ऑप्शन दे रखी हैं, इशू ऑफ ₹2 नोट, इशू ऑफ 1000 रुपीज़ नोट, इशू ऑफ ₹1 नोट, इशू ऑफ ₹10 नोट। तो जो इशू ऑफ ₹1 नोट है वो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो ₹1 का नोट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 7(1) ऑफ आरबीआई एक्ट कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। तो सेक्शन 7(1) है जो आरबीआई का, वो किस चीज़ से संबंधित है? इसकी ऑप्शन है आरबीआई अथॉरिटी टू रेगुलेट द बैंक्स, नबार्ड अथॉरिटी टू रेगुलेट द बैंक, गवर्नमेंट अथॉरिटी टू इशू द डायरेक्शन टू आरबीआई, एंड डी ऑप्शन है आरबीआई अथॉरिटी टू इशू डायरेक्शन टू बैंक्स इन इंडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट अथॉरिटी टू इशू डायरेक्शन टू आरबीआई। तो जितनी भी डायरेक्शन गवर्नमेंट आरबीआई को देती है वो सेक्शन 7(1) आरबीआई एक्ट के तहत देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम बाय ऑफरिंग द डायरेक्शन मेकिंग बाय आरबीआई सिंस ए गवर्नमेंट होल्ड द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ आरबीआई। Second option, government can given direction under RBI section 7(1). Third, government has absolute powers over the banking system। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एंड बी। ए एंड बी दोनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि जितना भी आरबीआई में होल्ड है वो सारा गवर्नमेंट का है। दूसरा, जितनी भी डायरेक्शन गवर्नमेंट देती है वो सेक्शन 7(1) ऑफ आरबीआई एक्ट के तहत आरबीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कॉस्टली विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन बाय आरबीआई। तो जो लोन बैंक देते हैं उनको कॉस्टली करने के लिए आरबीआई क्या करता है?
इसकी ऑप्शंस हैं डिक्रीज इन बैंक रेट, इंक्रीज इन रेपो रेट, इंक्रीज इन SLR। तो बेसिकली इसमें क्या करता है, इंक्रीज इन रेपो रेट, तो बैंक रेपो रेट को इंक्रीज, RBI रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो इसकी ऑप्शन है, इट इज़ नेसेसरी टू अटेन लाइसेंस फ्रॉम ऑफ ओपनिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी। सेकंड, RBI हैज़ पावर टू कैंसल द लाइसेंस। थर्ड, द बैंक में मेक एन अपील विद सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ RBI। तो इसका आंसर क्या है, जितनी भी ऑप्शन दे रखी हैं वो सभी करेक्ट हैं। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है उसके तहत ये तीनों चीज़ आती है कि अगर किसी ने कोई बैंक खोलना है तो उसको परमिशन RBI से लेनी है, और RBI के पास पावर है वो किसी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, और उस बैंक के पास एक राइट है कि वो उस कैंसलेशन के खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील कर सकता है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट वीडियो बहुत लंबा चला गया है तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और आपसे निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नीचे दिए गए रेड बटन को, सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। इसे दबाने से आपको कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे, बट मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं। और साथ में एक बेल वाला आइकन बना हुआ उसको दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।